अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की 3 एपिसोड, बहुत ही स्पेशल और मेगा लॉन्ग संडे स्पेशल भी आ चुकी है। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड पे रिस्पांस दिया है वैसे दूसरी और तीसरे पे भी दें, तभी ये रेगुलर आएगा, वरना मैं इसके अंदर गैप्स ले आऊँगी और आप लोग गैप्स बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत सारे दे दूँगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा, नॉवेल्स, एपिसोड 3। छोड़ूंगी नहीं इस हेज़ल आंखों वाले बिल्ले को। रात तो खुश नहीं रही पर आज मज़ा चखाऊंगी उसे। रात ना ही मानिया को होश रहा, न पार्टी के एंड के बाद दिशा को फुर्सत मिली कि अपने बच्चों को भी देख लेती। 2 बजे तक मानिया को ज़बरदस्ती आकर जगाया तो तब जाकर रात की कारस्तानी मालूम हुई। दिशा उसके पास ही बैठी मानिया के चेहरे में घुलती जिद की सुर्खियां देख रही थी। मानिया, एक बार तुम दो का निकाह ऑफिशियली रजिस्टर हो गया तो नोह की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी, फिर बाढ़ में मिलकर झोंकेंगे उससे मेरी गुड़िया। लेकिन अभी परहेज बरतो। देखो वो मिकाइल से ज्यादा जायदाद रखता है, ऐश हो जाएंगे हमारे। मिकाइल के आगे पाई पाई का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस में दिशा करेजी उसके साथ काम कर रही है, पर फितरत का बहील है ये दोगान खानदान। मेरी परी, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, इसे मजबूर करो वो जल्दी ये निकाह रजिस्टर करवाए। यहाँ की कोर्ट की लाज के मुताबिक जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी अगला प्रोसेस नहीं हो सकता। तीशा ने बहुत कायल करते अंदाज में मानिया के बालों को संवारते समझाया, पर वो जमाइयाँ लेती सख्त बेजार चेहरा लिए मामा को देखकर अपना जूस पी रही थी, साथ फोन पर उठते ही मसरूफ थी। रजिस्ट्रेशन के बाद इसे मुझे चीरने फाड़ने का भी लाइसेंस मिल जाएगा मामा। इसका अभी भी बस नहीं चलता, मेरे टुकड़े कर दे। मैं मजीद अपना आप आपके लिए क्यों कुर्बान करूं, जबकि आप ही मुझे इस अजाब में फंसाने का सबब है। डैडी मुझे ले लेते, इस डर से आपने मुझ पर नाक मुसल्लत कर दिया। उफ, मेरा तो दिल चाहता है इसे जहर दे दूं। सुलगते उकताए लहजे में ही वो जब बोली तो दिशा धीमा सा मुस्कुराती जबरदस्ती ही मानिया से लिपटी। कहा है ना, वक्त आएगा जब हम इसे सारे मजालिम की सजा दे सकेंगे। बस ये कर दो। तुम इतनी हॉट हो, बहकाती क्यों नहीं हो उसे? औरत की कुर्बत बड़े बड़े सुरमाओं को सीधा कर सकती है। और रजिस्ट्रेशन बस तभी करवाएगा जब उसे तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा, पर तुम तो इसे हर वक्त जिद करने पर लगी हो। ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान? दिशा की तकरीर का मानिया पर कोई असर न था। इसे जब सारी जिस्म की ज़रूरत और सताइश अपने लफंगे दोस्तों से मिल जाती तो अना कैसे गवारा करती कि एक नापसंद मर्द की कुर्बत पाने के जतन करती। तो क्या चाहती हैं अब मामा? फोन एक तरफ रखते मानिया ने तंग आते पूछा। मैं चाहती हूँ तुम उसके लिए कुछ स्पेशल करो और जब वो खुश हो तो निकाह रजिस्ट्रेशन की डिमांड रख दो। सामने कि प्रॉपर शादी कर लेते हैं ताकि बीच के ये झगड़े खत्म हों। ज्यादा दिन तुम्हें उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी लगेगी तुम इसे मेरे हवाले करके डाइवोर्स का केस कर देना। इसके लिए भी सब सोच रखा है। मानिया के अंदर तनफर पैदा करने वाली दिशा ही थी। कर बसाने के बजाय पहले ही इसने मानिया के माइंड में हबासत भर दी। ओके मामा, क्या स्पेशल करूं? मेरा तो उसकी शक्ल बिगाड़ने का दिल चाह रहा है जिस तरह उसने रात सताया मुझे। मानिया का गुस्सा फिर दहका। उसके साथ वॉक पर जाओ, साथ कॉफ़ी पी लेना, और अगर वो नर्म पड़े तो उसके थोड़ा करीब हो जाना। मत भूलो वो तुम्हें पसंद करता है, मुट्ठी में आना मुश्किल नहीं। दिशा अब भी उसके बाल संवार कर उकसाने पर लगी थी। मामा, मेरा दिल इसे देखने को नहीं चाहता, छूना दूर की बात है। क्यों किया आपने मेरे साथ ये जुल्म? मैं कई सालों से उसके नाम के तोक में घुटी हूँ। मुझे ये सब आज़ादी ना मिली होती ना तो मर चुकी होती। मुझे जैसे लड़की पसंद है ना, उनकी किसी बिगड़ी कैटेगरी में भी नूह नहीं आता। मानिया का दिल कर्म में था, उसे सच में बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दिल को हर कोई नहीं बाता, फिर वो जितना भी खूबसूरत और कामयाब क्यों ना हो। बस थोड़े दिन, मैं तुम्हारी आज़ादी को इफेक्ट नहीं होने दूंगी। तुम जो मर्जी कर सकती हो, पर तब जब हमारा मिशन मुकम्मल हो ले। इससे पहले किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। दिशा आखिरी ताकीद करे उठी तो मानिया ने नजरें सी चुराई। क्या बताती कि उसके मेल्स फ्रेंड्स तो बात ही गले में झूल कर करते थे, और वो ये सब मानिया को अच्छा भी लगता था। अब उठकर रेडी हो जाओ, शाम में वो आए तो कल का बदला लेने के बजाय घर से निकलने पर सॉरी करना।
ब्रेकफास्ट लगवा कर जा रही हूँ, तुम्हारा कर लेना, वीक होती जा रही हो। दिशा जैसी भी थी, मतलबी और सिफाक, मगर मानिया और सारिम से प्यार करती थी। हाँ, सारिम को वक्त ना दे पाने की वजह से वो उसकी फेवरेट नहीं थी और मानिया को उसके वक्त की कभी तलब हुई ही नहीं थी, तो उसे उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था। बस माँ होने के नाते वो कदर करती थी। हर कुछ देर मजीद पड़े रहने के बाद मानिया ने शावर लिया तो गर्दन से नीचे सीने की तरफ अजीब से हल्के खिंचाव को महसूस किया। ये उसे एक वीक से महसूस हो रहा था, पर वो हल्का ले लेती। खुद के लिए लापरवाह रहना उसकी गंदी आदतों में शुमार था। शावर लेने के बाद वो बाथरूम में ही रूम से निकलती अपना ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग हॉल पहुंची। मुसलसल फ़ोन यूज़ करती रही और फिर वापस रूम में जाकर अपने लिए कोई शरीफाना लिबास तलाशा, मगर कोशिश के बाद भी स्लीवलेस जोड़े ही मिले। तभी फिर जीन्स और टॉप ही चूज़ की और रेडी हुई। बटन अप टॉप के ऊपर वाले इकट्ठे लगे 5 बटन खोलकर गले की गहराई आंकी और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में बिजी हो गई। नामा का बाकी दिन अजमेर घूमने में गया, फिर वो आर्ट स्कूल गई और लंच वहीं बाबा और खैरत अंकल के साथ किए। उनके साथ ही वापस फार्म हाउस लौटी तो शावर लेने और नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर सो गई। सारिम कॉलेज के बाद एकेडमी गया और जब तक वापस आया, मिकाइल ने नूह को भी हॉस्पिटल से पिक कर लिया था। दुकान विला से व्यायाम हॉस्पिटल का रास्ता लंबा था, तभी मिकाइल इसके ड्राइवर हायर होने तक खुद ही से ड्रॉप और पिक कर रहे थे। सालिम अपने दोस्तों के साथ जाने के बजाय नूह के रूम में बैठा अपने टूटे गिटार को फिक्स करने के साथ उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर हायर कर लिया है, कल से वो ही पिक करेगी मुझे। थैंक यू बाबा, पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए। नूह ने खामोशी से ड्राइव करते बाबा की तरफ देखते बताया, तो मिकाइल की तवज्जो करेगी ने सल्ब की। ये खीर हैरान कुन नुक्ता था। एनी टाइम अवेलेबल फॉर यू सन। पर ये फीमेल ड्राइवर का ख्याल और रिस्क कैसे सूझा? उस तरह से शरारत के मूड में थे। ख्याल तो ठीक, आपने रिस्क क्यों कहा? वो ठटका और बेचैन मट्टी ऐसी कि पूछ भी लिया। मिकाइल दुकान खुलकर हंसे। अरे लड़कियों की ड्राइविंग पर कितने मीम्स बने हैं, तुम्हें नहीं पता? वो खुद चलती फिरती खतरा होती हैं, तो उनकी ड्राइविंग बाप रे बाप। बस तुम पर आयतुल कुर्सी फूंकनी पड़ेगी अब से। वो धीमा सा मुस्कुराया। मिकाइल की ऐसी मोहब्बत का वारिस वो इकलौता था, इस पर नूह को शक न था। मामा के बाद से किसी का खुद पर आयतुल कुर्सी फूंकना बहुत मिस किया मैंने। बहुत देर कर दी ये ख्याल सोचने में बाबा। मिकाइल के हाथ क्या, इस हसरत ज़दगी बड़ी भारी सांस पर दिल भी कांपा जो नूह ने लिया। तुम्हें बताकर थोड़ा करता हूँ, तुम जब भी नज़र से ओझल होते हो मेरी दुआओं का हिसार संभालता है तुम्हें। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्स मुझे तुमसे है नूह। ये सिर्फ दावा नहीं, मेरी हकीकत है बच्चे। तुम मेरे पास अनाया की आखिरी निशानी हो जिसके सहारे मैं सांसें भर रहा हूँ। मिकाइल ने एक हाथ से ड्राइविंग संभालते दूसरे हाथ से नूह का वो हाथ दबाया जो अक्सर सुन हो जाता था, इतना कि नूह हरकत देना नामुमकिन जानने लगता। जानता हूँ, पर सालिम को तवज्जो दिया करें। मैंने कभी जलन या नहीं की आपके बंटवारे पर, तो बेफिक्र रखें इस मामले में खुद को। जब उसे पैदा कर लिया है तो फिर मोहब्बत तो तवज्जो भी दे दिया करें, बुरा नहीं लगेगा। जितना लगना था उसके पैदा होने पर लग चुका है। अब ये हिस्स ही मफलूज है, वो मिस करता है आपको। जवान हो रहा है, मुमकिन है उसके आधे बिगाड़ की वजह आपकी और मिसेस मिकाइल की लापरवाही ही हो। मिकाइल ने मुस्कुरा कर गर्दन घुमाई। पल पल ये बेटा फख्र करने लायक था इनके लिए। मिकाइल दुकान के लग्जरी होटल्स का कारोबार पूरे तुर्की में फैला था, मगर आधे से ज्यादा नूह ही सारे बड़े प्रोजेक्ट्स डील करता था। घर को संभाल रखा था अपने दबदबे से। मुख्तसर वो इस घर का हकीकी मानों में बड़ा था। सारे बस दिशा जैसी एक मजबूरी और समझौता है मेरे लिए, मतलब के लिए लिए गए मेरे चंद बेकार फैसलों में शुमार होता है। इसे पास रखा है उसकी हर नाकाबिले बर्दाश्त हरकत के, यही काफ़ी है। इस एक मामले के सिवा नूह को बाबा से कभी इख्तिलाफ न था। वो सुने तो मर जाए बाबा, मत भूलिएगा दोबारा। अव्वल तो पैदा ही ना की जाए ऐसी औलाद जिसे बाद में पैदा होने की सजा दी जानी हो। रहम दिल बने प्लीज़। दिल टूटने के बाद कुछ नहीं जुड़ता, ये टूट फूट किसी मरहम को नहीं मानती और जिस्म तक मुंतकिल हो जाती है। मुझे अब सारिम के लिए दुख होता है और मुमकिन है किसी दिन मैं उसके लिए आपसे लड़ पड़ूं। वो बाबा को सफाक ठहराते कर्व का शिकार था, पर मिकाइल अपने मौकिफ पर पहाड़ से जमे थे। ना तो उनके दिल में अब दिशा के लिए कोई मेहरबान एहसास था, ना सारिम के लिए। तो मुझसे लड़े तो मैं खुद के साथ कुछ कर दूंगा। वही घिसी पिटी धमकी जिसे सुने नूह का बस खून खौलता।
मामा आपको सुधारे बिना दूसरे जहां चली गई, इस पर हमेशा दुख रहेगा मुझे। वो सब दुखी था जबकि साजरदा माहौल को मिकाइल अब हसीन करने वाले थे। हाँ, शादी के पहले माह ही तो तुम्हारे टपकने की न्यूज आ गई थी। फिर अनाया को बस अपना बच्चा नजर आता। जब तक जिंदा रही तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती और नाज नखरे उठाती रही। मेरा नूह, मेरा अदा, मेरा बच्चा। हाँ, मुझे सुधारने का तो तुमने सिर्फ टाइम ही नहीं दिया। अब शिकायत मुझसे कर रहा है बच्चे, उल्टा जोड़ कोतवाल को डांटे। बचकाना अंदाज में भी वो कभी कभी बाबा की छुपी अजियत फील करता। जो वो अनाया को मिस करते थे तो अंदर से निकलती। दिशा के होने के बावजूद उनके पास अनाया जैसा सुकून नहीं था। बस कर दें बाबा, इस इल्जाम से बोर हो चुका हूँ। नूह ने गर्दन ही फेर ली। जबकि इकबाल मिकाइल ने जिस हसरत से इस मोड़े चेहरे वाले को देखा, वो नजर जमीन की कई तहों को लर्जा सकती थी। वो इतनी दर्दनाक थी। उसके बाद दोनों में एक तवील तर खामोशी का राज रहा। नूह ने हस्बे वादा बैक सीट से न्यू गिटार उठाते अपने रूम का रुख किया, जबकि मिकाइल दिशा के साथ एक बिजनेस डिनर पर मौजूद थे। तो वो उनके 2 मिनट इंतजार करते ही सजी सवरी पोर्च में आ गई, जिसके बाद उनकी गाड़ी दुकान विलासे का गेट क्रॉस कर गई। नूह अपने रूम का डोर नाप घुमाए अंदर झांका ही तो नजर सारिम पर पड़ी, जो टूटे नोट्स समेटता हुआ गिटार पर उतरी की बिखरी धुन संवार रहा था। नूह के रूम में आने के बावजूद सारिम को उसके आने की खबर न हुई। आई थिंक ये धुन इस पर बिगड़ी नहीं लगेगी। सारिम ने फौरन से चौंक कर दरवाजे को देखा, जहां नूह गिटार पकड़े खड़ा था। सारिम ने अपना टूटा गिटार वहीं फेंका और मुस्कुराता इतराता नूह के सामने आ रुकते इस खूबसूरत रॉक स्टार गिटार को मचलती ललचाई निगाहों से देखने लगा। अब ये मत कहिएगा कि मेरा गिफ्ट है। सारिम की खुशी और यकीन उसकी आंखों से छलका, पर नूह संजीदा था। हाँ, मैं तुम पर यकीन रख रहा हूँ कि तुम्हारे कॉन्सर्ट की पहली टिकट मुझे मिलेगी। एडवांस गिफ्ट है। सारिम ने बेयकीनी से देखते फौरन बाई से गिटार लेकर इसे प्रोफेशनली पकड़ा, क्योंकि सारिम बहुत तबाही आवाज रखता था और पढ़ाई और तमीज से तो दूर दूर ताल्लुक ना हो, पर इसमें सिंगिंग के जरासीम बहुत पावरफुल थे। वो अपने कॉलेज की अवार्ड होल्डर रॉक स्टार था। पहली 2 आपको दूंगा ताकि आप अपनी मिसेस समेत आएं। थैंक यू, लेकिन फिर भी सुधरने नहीं वाला मैं। सारिम ने गिफ्ट पर कब्जा भी जमाया और हठधर्मी भी दिखाई। उन्होंने शर्ट की कफ खोलते फोल्ड की और शर्ट की 2 बटन खोले रिलैक्स हुए काउच पर बैठा। हाँ, डीठ हड्डियां इतनी जल्दी नहीं सुधरती। बिजनेस का बताओ क्या सोचा है? अव्वल मीठी मीठी करते ही वो मुद्दे पर आया, पर सालिम तो नए गिटार के सिवा सब भूल चुका था। गाड़ियों का शोरूम। वो अपनी दुनिया किसी रॉक स्टार की तरह बिखेरने के बीच ऊंची आवाज में बोला। अभी नूर थका था, तभी ये गिटार की आवाज भी दिमाग में बज रही थी। इतना फजूल काम, तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ना, तो इससे काम लाओ। ये फजूल का काम करके क्या मिलेगा? लोग को सालिम का ख्याल जरा पसंद ना आया। आपको मेरे हर आइडिया में नुक्स निकालने का शौक है। पैसे देने हैं तो दे दें, वरना बाबा से उंगली टेढ़ी करवा के घी निकाल लूंगा। मैं तो चला। गिटार मिलते ही सारी अच्छाई भी वो बदतमीजी किए चूल्हे में जोंग गया, जबकि वो हैरत का मुजस्मा बना रह गया। ऐसी आसान फरामोशी बस दिशा और उसकी औलाद का ही हादसा थी। अपना सर हाथों में गिराए वो अपना माथा ही मसल रहा था, जब उसको सर के बालों में सरसराती मुलायम उंगलियां चौंका गई। झटके से नूह ने अपने बालों को छूते हाथ को परे झटका, तो मानिया धीमा सा ऐसी बेदर्दी पर कराही। उल्टा वो उठ खड़ा हुआ। क्या तकलीफ है? कितनी बार कहूँ मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। वैसे कमरे में बर्दाश्त तक ना कर सका। मानिया कहना तो चाहती थी वो कब शौक से आई, पर चुप हो गई। तुमने नॉक किया था मेरी जिंदगी में बिना इजाजत मुंह उठाकर घुसते वक्त। देखो, मुझे तुम पर गुस्सा था, फिर भी मैं यहाँ दोस्ताना मूड बनाकर आई हूँ, पर तुम्हारे हाथ झटकने और इस अकड़ ने मेरा पारा हाई कर दिया है। मानिया की अना मजरू हुई थी। नूह उल्टा उसकी दीदा दलेरी पर भड़कता महसूस हुआ। अपने सारे दोस्ताना एहसासात बराहे मेहरबानी खुद तक रखो। मुझ तक सितमगराना और दुश्मनाना ही इरसाल किया करो, जिसकी तुम्हें आदत है। अब जाओ यहाँ से। नूह ने उसकी किसी बात को अहमियत ना देते मुंह ही फेरा, पर इससे पहले वो जाती नूह ने उसकी बाजू दबोच कर अपने सामने घसीटा। उस आदमी की पकड़ पर फिर करा उठी, हकारत से देखने लगी। तुम में सिर्फ तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें ही अच्छी थी मानिया, जो मुझे माइल करती थी। पसंद बना लूं तुम्हें इस पर उकसाती थी, पर अब इनमें अपने लिए हकारत देखता हूँ तो दुगनी हकारत होती है। तुमने अपना जानबूझकर मेरी नजरों में गिराया है, वरना दुनिया देखती नो अदा तो गान अपनी पसंद को कैसे सर पर बिठाता। मुमकिन था तुमसे ही मोहब्बत हो जाती।
मुमकिन है तुमसे ही मोहब्बत हो जाती, पर अब सोचता हूँ शुक्र है नहीं हुई और वो मुस्तहिक औरत के लिए अब भी महफूज है। मानिया उसके किसी लफ्ज पर साकिन ना हुई, क्योंकि ये सब मानिया को नूह की तरफ से कभी चाहिए ही ना था। फिर वो जितना खुद को मजबूर करती सब बेकार था। मुझे तुम्हारे सर पर बैठना भी नहीं है, यकीन करो। मेरा दिल चाहता है तुम्हारी गर्दन पर पाँव रखूं और कुचल दूं। मानिया ने उसकी मजबूत गिरफ्त से अपनी बाजू भी छुड़वाई और मुमकिन था आज हमेशा के लिए दामन भी छुड़वा लिया था। नूह कितने लम्हे हिल ना सका। बस उस पर अफसोस था कि अपनी पसंदीदगी भी ऐसी औरत पर क्यों वेस्ट की। गर्दन दबाने का मौका दे रहा हूँ, डू इट। मजामत नहीं करूंगा, कल को कोई पछतावा न रहे ताकि तुम्हें क्यों छोड़ दिया। उसके दोनों हाथ पकड़े से खींचकर करीब करे। मानिया के दोनों हाथ अपनी मजबूत गर्दन से लपेट गया और मानिया की आंखों में अब थोड़ी दहशत हलकोरी पर छोड़ने वाली बात एक तस्कीन जैसी महसूस हुई, क्योंकि इस लड़की ने कभी इस ताल्लुक को घुटन के सिवा कुछ समझा ना था। हाँ, मुमकिन था नूह को खोकर इसे कभी ख्याल जरूर आता कि इसने क्या खोया है। मैं दबा भी दूंगी, वो तंबीह कर रही थी, और नूह ने खुद ही जब उसके हाथों पर दबाव दिया तो मानिया के चेहरे की रंगत सफेद पड़ने लगी। वो फड़फड़ाई। ये आदमी पहले नापसंद था, अब तो साइको भी महसूस हुआ। दबाओ, हेल्प भी कर रहा हूँ। साबित करो कि कितनी नफरत करती हो मुझसे, ताकि मैं भी इस अजाब से मुकम्मल खुद को छुटकारा दिला सकूं कि तुम मेरी कभी थी ही नहीं। ना तुम्हें मेरे लिए बनाया गया, ना तुम्हें मेरा कभी होना है। एक बार दबा दो, एहसान होगा तुम्हारा मानिया। तुम्हारी नफरत का ऐसा ही सबूत दरकार है मुझे। वो वहशीपन पर उतरा, उसके हाथों पर दबाव भी बढ़ा रहा था, जबकि मानिया उसकी पत्थर जैसी गिरफ्त को झटकते लरजने पर आ गई। और जब रूह को लगा वो उसके करीब मरने वाली हो गई है, बस तभी से आजाद किया। जिस समय मानिया कुछ दूर होती, बमुश्किल गिरने से खुद को बचा पाती, लड़खड़ाकर संभली। नूह की हजल आंखें कर्ब की सुर्खी से हटी मानिया को खौफ व हरास बख्श रही थी। तुम इंसानों में रहने के लायक नहीं रहे। 2 डाइवोर्स, मुझे वहशी आदमी। फाड़ में गई मामा की हर प्लानिंग। नहीं दिला रही मैं उनको तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब तुम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। छोड़ दो मुझे, वरना अब तुम्हें सच में जगह जगह जलील करूंगी। वो भी भरती अपना बिगड़ा सांस संभालती चीखी, पर डो खामोशी से खड़ा से देख और सुन रहा था। करके देख लो जगह जगह जलील। तुम खुद मुख्तार हो आज से। निकल जाओ मेरे रूम से मानिया। वो उसे अपने कमरे से छूत की मानत निकाल रहा था, और मानिया ने भी सर हिलाते लानत बरसाती नजरें लिए पैर पटके और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हमेशा जलील ही हो तुम इंशाल्लाह, साइको आदमी। जाते जाते भी वो नूह के दिल पर कहर डाकर गई, लेकिन नूह ने सब बर्दाश्त कर लिया। एक आंखों के सिवा कहीं कोई असर ना हुआ, और शायद आज के बाद दिल पर भी असर होना खत्म हो जाता, क्योंकि इस शख्स की तकलीफ आसार कुछ ऐसे ही रखती नजर आ रही थी। अरे मुझे किसी ने जगाया ही नहीं, रात के 9 बज गए। काफी देर सोने के बाद जागकर वो कमरे से निकली तो फिरोज साहब हिरत साहब गप्पे लगा रहे थे, और अमाइल शेफ बना किचन में घुसा दोनों बुड्ढों की फरमाइश पर पाए बना रहा था, जिन्हें गला तो लिया पर अब मसाले बनने और लगने की बारी थी। जबकि डिनर पर सब नान खाने वाले थे, जो यहाँ पाकिस्तान जैसे नहीं बल्कि एक रवायती ब्रेड जैसे मिलते थे। नामा के उठकर आने और पूछने पर बाबा और हीरत अंकल किसी न्यूज पर तबसरा करते ही मुस्कुराए। वो किचन की तरफ ही जा रही थी ताकि पानी पिए। हमने सोचा कल से हमारे बच्चे की ड्यूटी स्टार्ट है तो रेस्ट करने देते हैं। जरा इस्माइल के बच्चे को देखना नामा, किचन बिगाड़ न दिया हो। हीरत अंकल के प्यार भरे जवाब पर मुस्कुराती वो आखिरी ताकीद पर हैरत का शिकार किचन में घुसी। वो हैरत अमाइल को एप्रन पहनकर खाना बनाता देखे और उस गवारियत में बदली। ये तो प्रोफेशनल कुक बन गया है डॉक्टर के साथ साथ हीरत अंकल। इम्प्रेसिव अमाइल, वो अव्वल जुमला बावाज़ बुलंद कहे। आखिरी सताइशी अंदाज में अमाइल से बोली, जो टमाटरों की ग्रेवी बनाकर ऐड करने के बीच मसरूफ से अंदाज में तारीफ वसूल करते हंसा। देख लो, ऐसी क्वालिटी हर लड़के में नहीं होती। मार्केट में अपने नखरीले और सड़ियल लौंडे आ रहे हैं, चोटकर पानी पीना भी अपनी शान में तौहीन समझते हैं। तो मेरा प्यार चुकराने से पहले मैं वो पाकिस्तानी फाहद मुस्तफ़ा की तरह कहता हूँ, सोच लो। किसी हीरो की तरह बाजू फैलाकर पोज मारे, वो नामा को हफा करने के बजाय अपनी शरारती तबीयत के सबब मुस्कुराहट दे गया। पर वो लड़की खुलकर शायद अपने उनके साथ मुस्कुराने की कसम उठाकर बैठी थी, क्योंकि नामा मुस्कुराने में बहुत कंजूस थी। मैं भी कहती हूँ, सोच लिया फाहद भाई। नामा ने डिस्पेंसर की तरफ बढ़ते पानी का गिलास भरे किसी को जी भरकर बाई कहे आग लगाई, पर मौसूफ बस मुंह ही बनाकर रह गए।
वैसे भी मैं अपने काम करना खुद पसंद करती हूँ, तो जिसे मेरे साथ रहना होगा वो भी यही रूल्स फॉलो करेगा। नो लाड, कुछ अच्छा बना रहे हो तो मुझे भी दे देना, टेस्ट करके बता दूंगी। नामा ने ग्लास फिनिश किया और अब उसका मूड बाबा और हिरत अंकल के साथ जाकर गप्पे लगाने का था। अमाइल ने आवाज दी तो वो मुस्कुरा कर पलटी। बकरे की टांगे और पैर बना रहा हूँ, चिपचिपी सी। अमाइल के बताने का अंदाज बहुत बुरा था। नामा की तो भूख ही मर गई। हाय, तुम लोग क्या क्या खाते हो? बाबा से दूर दूर रखना अपनी ये सुंदरता वाली डिश। मैं पास्ता ऑर्डर कर लूंगी, मुझे मत देना। नामा के मुंह बनाने पर अमाइल का कहकहा बाहर तक गूंजा, क्योंकि ये फरमाइश फरोज साहब की तरफ से आई थी। ये उन्हीं की फरमाइश है और फिक्र मत करो, सारी टेबलेट पास है मेरे, तबीयत उनकी बिगड़ने नहीं दूंगा। वो तसल्ली देते नामा का सदमा कम करने को बोला, क्योंकि जब नामा को फरमाइश का इल्म हुआ तो बेचारी दिल थाम गई। अमाइल ये डिशेस बहुत अच्छी बनाता था, तो आज उसने खुद ही मेहमान नवाजी के जज्बात से चूर होते मेड को रस दिए, किचन खुद हैंडल किया। हर नामा ने तो पास्ता ऑर्डर किया, साथ कुछ सी फूड, मगर इन 3 लोगों को मटन पाया के साथ लड़ते जकड़ते और मुकाबला करते देखकर वो पास्ता और सी फूड भी गले से उतरना मुश्किल हुआ। पर कंपनी के लिए वो मजबूरन सबके साथ ही डाइनिंग पर बैठी, पर सब फिनिश ना कर सकी और अपने लिए ग्रीन टी बनाने चली गई। जबकि इन 3 हट्टे कट्टे जवान प्लस 2 बूढ़ों ने 2 किलो मटन पाए के सफाया करके दम लिया, और नामा सोच सोच कर दम देती रही कि ये लोग कैसे खा गए। नूह से उलझकर उसका मूड खराब था, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ निकल गई थी, जो सब मानिया से तभी चिपकते थे, क्योंकि एक तो वो पैसों के मामले में सबसे तगड़ी थी, दूसरा थी भी ऐसी कि कोई भी लड़का जरा तारीफ करे फांस लेता और टाइम पास को साथ लिए लिए फिरता। वो क्लबिंग करती, जिम जाती, पार्टीज अटेंड करती, ना तो कभी अपने जिस्म के वाजिया होने पर मलाल था इसे, ना अपने मुसलमान होने का कोई एहसास। इर्द गिर्द का माहौल कुछ कम अकलों पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। सारम की हरकतें बदलने वाली न थी। वो इतना बिगड़ चुका था कि अब नूह की कोई कोशिश देर पा असर ना रखती। आखिर वो बेचारा भी किस किस को संभालता। अपनी जॉब, हॉस्पिटल, फाउंडेशन की इतनी जिम्मेदारी थी कि इसे सांस न लेने देती। वो इतना थक जाता कि अक्सर 2 दिन की लीव लेनी पड़ती, क्योंकि नींद की इस कदर वाट लगी रहती थी। फिर बाबा के बिजनेस के झमेले, घर की भाग दौड़, एक नापसंद औरत के हाथ में देखना, बाबा की खुदगर्ज तबीयत, सारिम की हरकतें और मानिया जैसा अजाब। कभी कभी तो वो नींद की कई गोलियां लेकर भी सो ना पाता। दिल चाहता किसी फुटपाथ पर जा लेटे। एक ही अपना पेशा जीने का सबब था जो उसे जिंदगी के साथ मुतहर्रिक रखता था, वरना नूह को जिंदगी ने कुछ खास दिलचस्पियां नहीं दे रखी थी। वो इस कदर तकलीफ में था कि डिनर किए बिना ही नींद की गोली खाए सो गया, वरना किसी का कत्ल कर देता। और दिशा साहिबा मिकाइल के हमरा लेट नाइट वापस आई। मानी अपने दोस्तों की तरफ से देर से आई और सालिम तो कंबाइंड स्टडी का कहे जाने कहाँ रातों को गायब रहता। नूह जानता था उसकी बेखबरी की नींद मोहलिक है, लम्हे में क्या से क्या हो सकता है। पर आज सच में वो सब पर लानत बेचे गुस्से से सोया था कि ना तो मानिया के पीछे मौजूद आदमी की कॉल रिसीव की, ना ही सारिम के बारे इतला देने वाले की। जबकि दूसरी तरफ नामा ने तीनों हजरात को स्पेशल मसाले वाली पत्थर हजम चाय बनाकर पिलाई, क्योंकि वो 3 तो मटन पा हजम कर लेने के दावे कर रहे थे, पर उसे फिक्र थी कि किसी को कुछ नुकसान ना हो। तभी चाय में जो मसाला और पेट को अफादियत देने वाली चीज मिली सब ठोक दी। खुद भी वो जल्दी सोने चली गई, क्योंकि 6 बजे उसने नू को दुकान विला से पिक करना था और वो फ्रेश लगना चाहती थी। तीशा से मानी अब बिल्कुल कुछ दिन फरार करने वाली थी, क्योंकि माँ की सारी प्लानिंग खोलकर वो नूह के आगे उगल चुकी थी और जानती थी मामा इस पर छित्रोल भी कर सकती हैं। थोड़ा वापस आकर बुरा भी लगा कि अपनी तो जान छुड़वा लेती, मामा को नूह की प्रॉपर्टी से भी महरूम कर बैठी है। यकीनन नूह अब हरगिज निकाह रजिस्टर करवाने के बारे सोचने वाला ना था। मानिया सोने से पहले नूह के रूम में आने की नीयत से आई, पर वो हमेशा की तरह रूम लॉक करके सो रहा था, तभी खुद भी वो सोने चली गई। इज़मिर में एक नई सुबह सच में बादलों की लपेट में उतरी थी। ठंडी हवा मौसम के बदलाव का अंदिया लिए आई थी। अक्टूबर की पहली तारीख थी और मौसम अभी से बदलने के तेवरों में था। वो 5 बजे ही उठ गई थी। ब्लैक हैवी बटन डाउन शर्ट के साथ नामा ने डेनिम जीन्स सेलेक्ट की थी और हील्स भी ब्लैक ही चुनी। साथ में ब्लू सिल्क स्कार्फ उसका गर्दन पर एडजस्ट था। बाल नामा ने धीमे किनारों से कर्ल किए एक छोटे से कैचर के साथ जकड़ लिए थे और बैग के बजाय एक हैंड क्लच लिया, ब्लैक, जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ी के पेपर्स रहते थे, जबकि फ़ोन भी वहीं था। पहले तो नामा कार वॉश गई, क्योंकि इस्तांबुल से अजमेर वो और फेरोज साहब गाड़ी पर ही आए थे, तो थोड़ी धूल जमी थी। अपनी रोल्स रॉयस से ज़्यादा मोहतरमा हुड चमक रही थी,
पर धुलने के बाद उसकी गाड़ी हॉट और शाइनी हो गई। वो थी भी डार्क ग्रे, जो रोल्स रॉयस में सबसे फेवरेट और रिच कलर माना जाता था, और अंदर से ब्लू थी और गोल्डन लाइटिंग थी। कार वॉश वाले स्पेशल गाड़ियों के लिए कार्डबोर्ड जेल परफ्यूम देते थे, जो नामा की गाड़ी में ऑलरेडी फिक्स थी, और इसमें से ऊद की खुशबू छलकती थी, जिससे गाड़ी में एक मध्यम और ख्वासों को सहलाती सौंधी महक रची रहती। नामा ठीक 6 बजे दुकान विला के बाहर पहुंचकर हारन दे चुकी थी, जिस पर सिक्योरिटी ने गेट ओपन किया। चूंकि नामा सुल्तान के लिए परमिशन अलाउड थी, तभी इसे बिना चेकिंग के पोर्च तक जाने की इजाजत दी गई। नामा की गाड़ी रुक चुकी थी और नूह बेदिली से आईने के सामने खड़ा अपने बालों को हाथों से ही बिठाने की कोशिश के साथ अपने शूज पहनकर फोन उठाए साइड टेबल झुका। डार्क ग्रे शर्ट जो उसके मसल्स वाले जिसमें बहुत अच्छी फिट थी, सब ब्लैक नैरो पैंट थी, शूज क्लासी, जबकि अपना ब्लैक ब्लेजर उठाए वो रूम की मेन लाइट ऑफ करे बाहर निकला। सब सोए थे और नो इस वक्त हॉस्पिटल निकलता तो नाश्ता अक्सर हॉस्पिटल में ही करता था। नामा ने फोन निकालकर डैशबोर्ड पर रखा ताकि वक्त देख सके। ठीक 5 मिनट बाद से नूह दुकान विला की बिल्डिंग से निकलकर फोन कान से लगाए अपनी तरफ आता नजर आया। नामा ने अपनी नजरें इस पर से हटाए स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाए थे। फिर जैसे ही वो करीब आया, नामा कार डोर खोलती बाहर निकली तो नूह लम्हा भर से देखने को रुका। गुड मॉर्निंग मिस्टर नो, वो प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराई, पर नो का मूड बहुत गंदा हो रहा था। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नामा? वो फोन ऑफ करे मत वजह हो। आई एम फाइन। आगे बैठना पसंद करेंगे या कंफर्टेबल होकर पीछे? नामा ने वापस डोर खोलते पूछा तो नूह उसके साथ ही बैठा। नामा ने भी अपनी सीट संभाली और सीट बेल्ट फिक्स करते सरसरी सा नूह को देखा, जो सीट बेल्ट फिक्स करते ही गर्दन दूसरी तरफ घुमा गया। नामा की नजर उसके हाथ पर गई। अजीब सा दिल में हमदर्दी का एहसास जागा। ज्यादा स्पीड नहीं रखनी और एहतियात से हर चीज करना। ड्राइविंग हमेशा मुहतात होकर करनी चाहिए। उन्होंने से हदायत की, जिस पर नामा धीमा सा सामने देखती मुस्कुरा दी कि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर को मोहतात होने का कह रहा था। नामा ने गाड़ी दुकान विला से निकालकर मेन रोड पर डाली तो नूह ने भी अपना ध्यान अपने फोन पर लगाया। उसकी स्मूथ ड्राइविंग से इम्प्रेस तो पहले ही 5 मिनट में ही हो गया। एक दो बार इसने नामा को ड्राइविंग करते देखा भी था। इसके अलावा क्या करती हो नामा? नूह की नरमी से मुखातिब करने पर वो मतवज्जा हुई। इट्स फुल टाइम जॉब, बाकी अपने बाबा का ख्याल रखती हूँ, वो संजीदगी से बताने लगी। हॉबीज? नूह इससे बात करने में दिलचस्पी रखते मजीद सवाल कर गया। ईगल पालना पसंद है, घुड़सवारी का शौक है, और कभी कभी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती हूँ, सस्ती मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। इस बार ना सिर्फ इख्तिताम तक मुस्कुराई, बल्कि नूह भी इस दर्जा खुद के जालिमाना एक्सपोज पर मुस्कुराता हुआ नजरें दूसरी तरफ घुमाता नजर आया। तो किस किस्म की मोटिवेशन देती हो? वो हैरत से गर्दन घुमा कर देखने लगी, जहाँ वो बाहर ही मतवज्जा गुजरते मंजरों को देख रहा था। डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। नामा ने कंधे उचकाए। वो इसे देखने पर मजबूर हुआ। वो बहुत इंजॉय करती हुई ड्राइविंग कर रही थी। एक कान में ईयरबड लगा रखा था, जिसमें म्यूजिक की आवाज़ बहुत मध्यम थी, ताकि इसे नूह की आवाज़ भी सुनाई देती रहे। आजकल क्या इन है? वो मजीद बात करने पर आमादा था। आजकल एक तरफा मोहब्बत के रोग इन हैं और महबूब की बेवफाई। वो मुस्कुराई। इसने थोड़ी स्पीड बढ़ाई थी। तुमने इस बारे कोई रील लगाई है तो मैं देखना चाहूँगा। नूह का तजस्सुस देखते नामा की मुस्कुराहट गहरी हुई। रो नाम का अकाउंट है मेरा इंस्टा पर। हालांकि मेरे लेक्चर सुनकर सब कहते हैं रू से बदरू रख लूँ नाम। सर्च कर लें, लेटेस्ट रील 2 दिन पहले लगाई थी। वो संजीदा रहकर मुस्कुराहट देने का हुनर जानती थी, और नूह ने कभी किसी की कंपनी में इतनी जल्दी कंफर्टेबल होना फील नहीं किया था। इवन मौज नामा के साथ खुद बातूनी महसूस हो रहा था। खामोशी पर जब नामा ने गर्दन घुमाई तो वो सच में उसका अकाउंट सर्च कर फॉलो कर चुका था, और अब जनाब लेटेस्ट रील ढूंढ रहे थे। और नूह को वो मिल गई, और वो नामा की आवाज़ से इम्प्रेस पहले जुमले से हुआ। मोहब्बत अगर मोहब्बत रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्सेशन बन जाए, यानी मोहब्बत में कुछ कुछ जुनून शामिल हो जाए, तो एक इंतहाई मनफी सूरत हाल होगी। यहाँ आप खुद गर्ज बनकर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, कुछ कुछ खुद तरसी में भी मुब्तला हो सकते हैं, और इंतकामी ख्यालात भी दिमाग में घुस सकते हैं। ये एक ऐसी जंग है जो आप खुद से लड़ रहे हैं, और हार भी आप ही की होगी। अपनी शख्सियत का एहतराम कीजिए, इसे तोड़ फोड़ से बचाइए। अब अगर आपका दिल टूट ही गया है और आप मान भी चुके हैं, तो खुद को कुछ वक्त दीजिए, उसका गम मनाइए और फिर आगे बढ़ जाएं। कोई भी दुख, कोई भी दर्द दायम नहीं होता। रील खत्म हुई तो नामा ने हिचकिचाते हुए दाद दही की सूरत गर्दन नूह की तरफ घुमाई।
पर वो साहिब जान तो कहीं और ही गर्क थे। इसकी बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू। सस्ती मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो तुम वैसे। गुड जॉब। आखिर वो अपने ख्वाहिशों में लौटा तो नामा को उसकी सिताइश इम्प्रेस तो ना कर सकी, पर अच्छी लगी। आप कंफर्टेबल हैं मिस्टर नो? कुछ देर की खामोशी के बाद नामा ने कुछ ज़्यादा ही सन्नाटे को महसूस किए तोड़ा। यस नामा, फीलिंग रिलैक्स। वो नामा को मुतमईन कर चुका था। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। नामा ने उसे ठीक 6:28 पर व्यायाम हॉस्पिटल पहुंचाया और बाहर खुद भी निकली, जहां वो जाते जाते रुक कर पलटा। तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल, गैस और जितनी मेंटेनेंस होगी वो मेरी तरफ से होगी इस जॉब के बीच। इसका कैश तुम्हें वीकली मिल जाएगा। बताना भूल गया था। रात को मिलते हैं। वो अपनी बात का है अपनी शख्सियत के सहर बिखेरता हॉस्पिटल के अंदर जा चुका था, पर नामा वहीं खड़ी उसे देखती रही। वो इतना सॉफ्ट स्पोकन था कि नामा को पहली बार किसी के साथ काम करके इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। पर दर हकीकत वो पहली ही मुलाकात में नूर से इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन अभी समझना और मानना ज़रा मुश्किल था। जी जनाब, तो कैसी लगी स्वीट टू सी एपिसोड? अगली एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल के सीन्स भी होंगे और अलाइम और मानिया का सीन भी आने वाला है। तो यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे, तो अच्छा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर धमाकेदार सी 4 एपिसोड में। नॉवल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 20, 25 या 30 एपिसोड हैं इसकी, तो ज़्यादा आपको वो नहीं होना होगा कि आपसे नावल ये वाले छोटे छोटे आएंगे, और बहुत ही प्यारी और टू द पॉइंट स्टोरी होगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।